नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 108 के चैप्टर नंबर 9 की चर्चा करेंगे, जहां एग्जाम ओरिएंटेड ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारे चैप्टर का नाम है प्रबोधन काल, जहां हम यह समझेंगे कि प्रबोधन का अर्थ क्या होता है, प्रबोधन की शुरुआत कैसे हुई और प्रबोधन कैसे अलग अलग क्षेत्रों में फैला। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि प्रबोधन काल में मांतेस्क्यू के क्या विचार थे, वाल्टेयर के क्या विचार थे, दिदरो के क्या विचार थे, रूसो के क्या विचार थे और टर्गो के क्या विचार थे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकें। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है और चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि प्रबोधन क्या है। तो देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि प्रबोधन से हम क्या समझते हैं, तो यूरोप में 3 जो क्रियाएं हैं वो एक साथ होती हैं। हुआ ये था कि जो प्राचीन काल का यूरोप था वो पूरी तरीके से धर्म के नियंत्रण में था। सारी की सारी संस्थाएं चर्च द्वारा नियंत्रित थीं और व्यक्ति पूरा धार्मिक दृष्टिकोण रखता था। ऐसे में चर्च ने दुष्प्रचार शुरू किया और बड़े पैमाने पर लोगों का शोषण किया। लोगों को पाप और पुण्य के जाल में फंसाकर बड़े पैमाने पर चर्च ने संपत्ति भी इकट्ठी की और चर्च ने कुछ भ्रमित करने वाले जो है नियम पूरे के पूरे समाज में लागू कर रखे थे। जैसा कि चर्च का ये कहना था कि इस पूरी दुनिया का सेंटर जो है वो चर्च है। उसका ये मानना था कि पाप से मुक्ति सिर्फ चर्च ही दिला सकता है। राजा की सत्ता से ही बड़ी जो सत्ता है वो चर्च की है। इस प्रकार के अंधविश्वास पूरे यूरोप में फैले थे। तो ऐसे में जब ये अंधविश्वास फैले पूरे यूरोप में, तो इसके बाद यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हुआ। पुनर्जागरण में क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर ज्ञान विज्ञान की खोज होती है और बहुत सारे लोग चर्च की सत्ता को चुनौती देते हैं। पुनर्जागरण के तुरंत ही बाद मानवतावाद यानी ज्ञानोदय शुरू होगा। मनुष्य ज्ञान की खोज और ज़्यादा करेगा, किताबें छपेंगी, बड़े पैमाने पर चित्रों का निर्माण किया जाएगा। और जब किताबें छपेंगी, चित्रों का निर्माण किया जाएगा, चित्र बनेंगे, तो बहुत सारी जनता शिक्षित होगी और वो चर्च पर उंगलियां उठाएगी। और सेम तभी एक और गतिविधि होगी जो हमारे चैप्टर में है, प्रबोधन। जब हम प्रबोधन की बात करेंगे तो प्रबोधन में भी यही होगा। प्रबोधन का सिंपल सा अर्थ होगा कि आपके अंदर लॉजिक करने की क्षमता कितनी है, आप कितना अच्छा तर्क दे सकते हैं। यानी कि सामने वाला अगर आपसे कोई बात कह रहा है, किस चीज़ में विश्वास करने को कह रहा है, तो आप उससे कहेंगे क्यों, और अगर वो उसका लॉजिकल आंसर दे सकता है तभी आप उस पर विश्वास करेंगे। यानी कि चर्च जब कोई मान्यता रखता है या कोई भी धर्म कोई मान्यता रखता है, अगर आप उससे लॉजिकली कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और अगर वो आंसर देने में सक्षम है तो वो चीज़ वास्तविकता है, नहीं तो सारी चीज़ें संदेह से भरी हुई हैं। तो प्रबोधन का अर्थ ये है जो इस चैप्टर की थीम है, जहां मैंने इस छोटी सी समरी में इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझाने का प्रयास आपको किया है। तो अब देखते हैं चैप्टर में क्या है। तो जब हम प्रबोधन की बात करते हैं तो हमारे सामने एक फिलोसफर आते हैं बहुत बड़े, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने प्रबोधन का सिंपल सा आंसर दिया है कि अगर आपके अंदर जानने की हिम्मत है ना कि चीज़ें क्या हैं, ब्रह्मांड के नियम क्या हैं, आसपास के नेचर क्या है, किस प्रकार से समाज सोसाइटी बनती है, तो जब हम हर चीज़ को जानने की हिम्मत करते हैं, अपनी समझ का उपयोग करते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों और अनुभव के माध्यम से चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, यही क्या होता है, प्रबोधन। ऐसे में हमारे अंदर तर्क वितर्क की क्षमता आएगी और हमारी जो आलोचनात्मक समझ भी विकसित होगी। तो यहाँ से यहाँ तक यही बात की जाएगी। इमैनुअल कांट बौद्धिक स्वतंत्रता पर जोर देंगे, शक्तिशाली बौद्धिक धारा पर बात करेंगे। और बुद्धि की स्वतंत्रता कब बढ़ेगी, जब ज्ञान बढ़ेगा, जब प्रगति बढ़ेगी। लोग अपनी तर्क शक्ति यानी कि लॉजिकल वे का यूज़ करेंगे। जितने भी कांट से जितने भी विचार रखते वो यही चाहते थे कि उनके विचार ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक फैलें, ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान के बारे में पता चल पाए और जनता लॉजिक हो पाए। यानी कि हम कुल मिलाकर बात करें प्रबोधन की तो ये बौद्धिक स्वतंत्रता की बात करेगा और शिक्षित समाज के निर्माण की बात करेगा। लेकिन वास्तव में बात यहीं तक सीमित नहीं है। प्रबोधन की एक समस्या ये थी कि प्रबोधन केवल उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। यानी कि जो ज्ञान था, शिक्षा थी, तर्क था, ये केवल बड़े बड़े लोग और मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। अभी भी समाज की धारा के बहुत सारे लोग जो गरीब थे, अशिक्षित थे, वो प्रबोधन से नहीं जुड़ पाए। इवन यूरोप में जो गैर यूरोपीय लोग रहते थे, बाहर से आकर लोग रहते थे, दास जो लोग रहते थे, उनको भी प्रबोधन की धारा में नहीं लाया गया और महिलाओं को भी प्रबोधन की धारा में नहीं लाया गया। ये प्रबोधन की निगेटिव थी। पॉजिटिविटी तो सही है कि आप शिक्षा पर बल दे रहे हैं, बट निगेटिविटी ये है कि आप सभी लोगों की शिक्षा पर बल नहीं दे रहे हैं। तो प्रबोधन का अर्थ क्या है आप बता देंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है, पेपर भी है जल्दी से। तो समरी दी जा रही है यहाँ चैप्टर की।
अब यहाँ पर आप बताएंगे तो प्रबोधन काल में, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रबोधन काल के जब इतिहासकारों में एक, ये तो पहले हमने किसकी बात करी, इमैनुअल कांट की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पीटर गे की। पीटर गे ने ये कहा है कि प्रबोधन पता है क्या, ईसाई धर्म के विरोध में है। वाल्तेर तर्क शक्ति की मानते, इमैनुअल कांट जो है वो तर्क शक्ति की बात कर रहे हैं, जबकि पीटर गे किसकी बात कर रहे हैं कि ईसाई धर्म के विपरीत जितनी विचारधाराओं का निर्माण हुआ वो प्रबोधन है, जिसकी बात हमने चैप्टर की शुरुआत में कर दी है। यहाँ से यहाँ तक यही बात बताई गई है। तो प्रबोधन को किसी एक क्षेत्र से जोड़ना बहुत मुश्किल है। अब बात ये आती है प्रबोधन की शुरुआत कैसे होती है, यानी कि प्रबोधन की पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हुई। तो प्रबोधन का अर्थ आप बता देंगे। तो जब हम प्रबोधन की पृष्ठभूमि की बात करेंगे, प्रबोधन की शुरुआत की बात करेंगे, तो यूरोप में एक ऐसा दार्शनिक वर्ग उभर कर सामने आएगा जो लॉजिक की बात करेगा, जो तर्क की बात करेगा। इस दौरान यूरोप में ना ज्ञान विज्ञान की खोज होने लग जाएगी। न्यूटन ग्रेविटी का नियम दे देगा, जिससे ये पता चलेगा कि इंसान अपनी अगर क्षमताओं का प्रयोग करे तो प्रकृति के नियमों को समझ सकता है। तो प्रबोधन की पृष्ठभूमि साइंस की तरक्की से शुरू होती है। तो कह रहा प्रबोधन ना बुद्धि की शून्यता में उत्पन्न नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी में ना साइंस का विकास बहुत तेज गति से हो रहा था, विज्ञान का विकास तेज गति से हो रहा था। 17वीं शताब्दी में जो आधुनिक दर्शन था, इसका विकास तेज गति से हो रहा था। बड़े पैमाने पर चीज़ों का अवलोकन किया जा रहा था, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, विश्लेषण किया जा रहा था और तर्क शक्ति का प्रयोग, रीजनिंग पर बल दिया जा रहा था। इन सब का प्रयोग प्रबोधन काल में हुआ और ऐसे में धार्मिक वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई हुई। देखिए, बंदा जितना ज़्यादा एजुकेटेड होता जाता है ना, उतना ही वो अंधविश्वासों को कम मानता है। ऐसे में जॉन लॉक जैसे जो विचारक थे, बेल जैसे जो विचारक थे, इन्होंने प्रबोधन को आगे बढ़ाया। कह रहा है कि न्यूटन 1640 से 1726, हम सभी जानते हैं न्यूटन के बारे में कि उन्होंने ग्रेविटी के बारे में अपने नियम दिए हैं। ऐसे जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक कहता है कि जिस प्रकार से साइंस व्यक्ति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, वैसे ही समाज भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि जन्म के समय ना प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि एक खाली स्लेट की तरह होती है और वो उस पर जैसे विचार छापता है उसके विचार वैसे होते जाते हैं। तो ऐसे में सभी व्यक्तियों को यदि प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, सही व्यक्तियों को अगर शिक्षा दी जाए, तो हर एक व्यक्ति समाज के विकास में अपना योगदान दे सकता है, ऐसा जॉन लॉक कह रहे हैं। यानी कि जहाँ न्यूटन साइंस की बात कर रहे हैं, तो वहीं जॉन लॉक किसकी बात कर रहा है, सोसाइटी की और ह्यूमनिटी की। उन्होंने कैथोलिक चर्च के महत्वपूर्ण विचारों को खारिज कर दिया, क्योंकि कैथोलिक चर्च का पता है क्या कहना था कि व्यक्ति ना हमेशा पापी होता है, वो पाप के बोझ से दबा हुआ है, ऐसे में चर्च ही उसे इस पाप से मुक्त कर सकता है। लेकिन जॉन लॉक ने कहा नहीं, व्यक्ति स्वतंत्र है, धार्मिक रूप से वो सहिष्णु है, यानी कि बंदे में सहनशीलता की क्षमता है, राजनीतिक शक्तियाँ, ये सब एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। क्योंकि अगर धर्म और राजनीति एक दूसरे में हस्तक्षेप करेगी तो समाज का ना विकास नहीं हो पाएगा, ऐसा जॉन लॉक कह रहे हैं। ऐसी पियरे बेल पता क्या कह रहे हैं, पियरे बेल ये कह रहे हैं, ये पूरी तरीके से संदेहवादी थे। इन्होंने कहा प्राचीन काल से जितनी भी धार्मिक नीतियाँ आ रही हैं, नैतिक नीतियाँ आ रही हैं, ये सभी पता है क्या संदेह में है, हम इन पर कैसे विश्वास कर लें। अगर कोई बंदा हमसे कह रहा है कि ये चीज़ ऐसी है धर्म में, तो हम कैसे मान लें कि ये चीज़ ऐसी है। ऐसा किसने कहा है, पियरे बेल ने कहा है। तो वैज्ञानिक क्रांति हुई, सामाजिक क्रांति हुई, धार्मिक क्रांति हुई और इस प्रकार से प्रबोधन की शुरुआत हो गई। इसके अलावा प्रबोधन की जो नींव है वो कैसे शुरुआत हुई, तो देखिए छापे खाने की, जब पहले क्या होता था, हाथों से किताबें लिखी जाती थी। तो देखो हाथों से जब किताबें लिखी जाती थी तो किताबों की संख्या भी सीमित होती थी, बड़े बड़े लोग ही पढ़ पाते थे। लेकिन जब समय बीता, छापे खाने की खोज हुई, मशीनों का निर्माण हुआ, अब क्या हुआ, किताबें दबादब छपने लगी। जब किताबें दबादब छपने लगी तो किताबों का मूल्य भी कम हो गया। अब किताबें समाज के वहाँ उस कोने तक पहुँच सकती हैं जो कोना पहले किताबों से वंचित था। अब जब लोग पढ़ेंगे ना तो लोगों की मीटिंग्स होंगी, लोग डिबेट करेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे और ऐसे में समाज में एक नए वर्ग का उदय होगा और वो वर्ग होगा बौद्धिक वर्ग। देखिए, यदि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले सब्जेक्ट कोड की वीडियो आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि जो आपके सब्जेक्ट कोड है उसकी पूरी वीडियो वहाँ पर आपको मिल सके। तो प्रबोधन क्या है, प्रबोधन की शुरुआत कैसे हुई, आगे वही विचारकों के बारे में बताया गया जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब बात आती है प्रबोधन के चरण कितने थे, तो यहाँ पर 3 चरण बताएंगे। कह रहा है हालांकि शुरुआत तो प्रबोधन की जो है वो फ्रांस से हुई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस से, लेकिन जल्दी ही पश्चिमी यूरोप के और देशों में भी प्रबोधन फैल गया। चाहे जर्मन राज्यों की बात की जाए, चाहे डच गणराज्यों की बात की जाए, ब्रिटेन की बात की जाए, इटली की बात की जाए, उत्तर अमेरिका की बात की जाए, बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रबोधन के विचार फैल गए। क्योंकि देखिए ज्ञान ऐसा है ही
जिसमें जब क्रांति आती है ना, ज्ञान की क्रांति, तो वो हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से प्रबोधन के विचार चल रहे थे। जैसे कहीं पर चर्च विरोधी विचार चल रहे थे, कहीं पर लोगों ने पादरियों का विरोध करना शुरू कर दिया, पॉप का विरोध करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन में जो विचारधारा आई, हम उसे स्कॉटिश प्रबोधन के नाम से जानते हैं। तो यानी कि नींव कहाँ से रखी गई प्रबोधन की? फ्रांस से, लेकिन देखते देखते ये पूरे यूरोप में फैल गया। होता क्या था, प्रबोधन के विचारों में जो स्रोत हैं, शुरुआत में पेरिस में थे, जहाँ पर बड़े बड़े सैलून और कॉफ़ी हाउस थे। यहाँ पर समाज, राजनीति, सरकारी शिक्षा और प्रकृति के बारे में बड़े पैमाने पर लोग बातचीत करते थे। देखिए, भारत की बात की जाए, अगर आप इंडिया से हैं तो भारत में राजनीति सबसे ज़्यादा पता कहाँ चलती है? चाय की दुकान और नाई की दुकान पर। बंदे आते हैं और बैठते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं, जिन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति की जिन्हें कोई समझ नहीं है, और वो भी चर्चा पूरी पूरी करता है। लेकिन इस डिबेट से एक निष्कर्ष जरूर निकलता है। कई बार तो लोग लड़ झगड़ जाते हैं। ऐसे ना बिल्कुल कहाँ हो रहा था? पेरिस में। बहुत सारे लोग कॉफ़ी हाउस में इकट्ठे होते थे, सैलूनों में इकट्ठे होते थे, फिर वो समाज पर, राजनीति पर, सरकारी शिक्षा पर, प्रकृति पर अपने विचार करते थे। ऐसे में बुद्धिजीवी भी आए यहीं पर, और देखते देखते प्रबोधन समाज के निम्न स्तर तक भी जाने लगा। कहा जाता है प्रबोधन का विकास ना 3 चरणों में हुआ है। पहली अवस्था 18वीं शताब्दी की शुरुआत में देखी जा सकती है, जब वैज्ञानिक प्रगति हो रही थी, बड़े पैमाने पर नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा था। दूसरी अवस्था, इसे उच्च प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विचारक होंगे और वो बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखेंगे। जैसे मांतेस्क्यू ने एक किताब लिखी है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसे नए चरण की घोषणा मानी जाती है। इसी प्रकार से मांतेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, ऐसे बड़े बड़े महान विचारक हुए। तीसरी अवस्था, इसे हम प्रबोधन का अंत कहते हैं। इसमें हम तर्क शक्ति पर बल देंगे, चिंता पर बल देंगे। तो प्रबोधन की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। तो यहाँ से यहाँ तक यही बात की गई है। आगे बात आती है कि प्रबोधन के मुख्य विचार क्या थे। चैप्टर की अगर स्टार्टिंग में आपने मेरी स्पीच सुन ली है तो प्रबोधन के विचार खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब हम प्रबोधन के विचार की बात करते हैं तो इसका स्रोत यह है कि हम प्रकृति, मनुष्य, वर्ल्ड यानी कि विश्व, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, स्टेट, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, मनुष्य की संता, हर एक चीज़ पर बल देंगे हम प्रबोधन में। क्योंकि पहले मनुष्य जो था वो बिल्कुल क्या था? धर्म से जकड़ा हुआ था। धर्म का प्रभाव उस पर था। वो प्रकृति से डरता था, प्रकृति की प्रचंडताओं से डरता था। जैसा धार्मिक गुरु उसे कहते थे वो वैसा ही करता था, क्योंकि व्यक्ति में अपना विवेक शून्य था। उसे बचपन से इसी चीज़ के लिए डराया जाता था। लेकिन जब ज्ञान विज्ञान की खोज हुई, तर्क की खोज हुई, बुद्धि और विवेक जागा इंसान का, तो हर क्षेत्र में इसका प्रभाव देखा गया। हर एक चीज़ पर सवाल खड़े किए गए, हर एक चीज़ पर एक नया विचार दिया गया। क्योंकि पहले के लोग बिना सोचे समझे पीढ़ी दर पीढ़ी उन परंपराओं को ढोते चले आ रहे थे। कैथोलिक चर्च ने पूरी तरीके से मोस्टली क्रिश्चियनों का, पूरे के पूरे यूरोप का शोषण कर रखा था। जहाँ चर्च ब्रह्मांड का भगवान मानता था अपने आप को, पूरे ब्रह्मांड के कार्य खुद समझता था, वो कहता था कि कोई मेरे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन लोग इस पर विश्वास कैसे करें? प्रबोधन में इन चीज़ों पर प्रश्न उठाया जाने लगा। आगे चलकर प्रबोधन में संदेह की स्वीकृति आई। यही प्रबोधन की पहचान थी कि कोई आपको कुछ कह रहा है और आप उस पर संशय लगा दें कि अगर ऐसा है तो क्यों है। इससे आप दुनिया को समझेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के विचारों को समझेंगे, और आप जितने ज़्यादा तर्कसंगत होते जाएंगे उतने ही आपका विकास होता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक साम्राज्यवाद के बारे में बात की गई है। सत्ता में जो राजा था, निरंकुश अत्याचारी था, उसके खिलाफ बात की गई है। तर्क की प्रधानता की बात की गई है। व्यक्तिगत समझ पर जोर दिया गया है। ज्ञान विज्ञान पर जोर दिया गया है। छापे खाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। कागज़ और कलम की क्रांतियाँ हो रही हैं, नई नई किताबें छापी जा रही हैं। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण आ रहा है, जहाँ पर सभी लोग क्या होंगे? धर्म से थोड़ा सा दूर होंगे और समाजी विकास पर बल देंगे। अब व्यक्ति कर्मों की बात करेगा, मांगों की बात करेगा, और ऐसे में बड़े बड़े विचारक आएंगे जिनके विचार आगे बताए गए। तो यहाँ से यहाँ तक हम ऑलरेडी स्पीच दे चुके हैं। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक यही लिखा हुआ है सारा का सारा कि क्रिश्चियन और सोसाइटी में किस प्रकार का विरोध था। अब ये बात आती है स्कॉटिश प्रबोधन क्या है। तो देखिए, स्कॉटिश जो प्रबोधन है इसका इस्तेमाल स्कॉटलैंड के लिए किया गया है, जो कि ब्रिटेन का उस समय एक भाग था। तो स्कॉटलैंड में जो विचार आया प्रबोधन का, उसे ही हम स्कॉटिश प्रबोधन कहते हैं। ये प्रबोधन में बौद्धिक योगदान देता है। डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, विलियम रॉबसन जैसे जो प्रबोधन विचारक थे, इन्होंने बड़े पैमाने पर इकोनॉमी पर जोर दिया। इन्होंने कहा यदि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े तो देश अपने आप आगे बढ़ता है, कृषि का विकास होता है, बहुमूल्य धातुएं आती हैं, वाणिज्य का विकास होता है, विनिर्माण का विकास होता है, और नई नई तकनीकी आती हैं। तो स्कॉटिश जो प्रबंधन था ये बड़ा ज़बरदस्त था। यानी कि व्यापार की बात कर रहा है,
खुली अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, बहुमूल्य धातुओं की बात कर रहा है, विनिर्माण की बात कर रहा है, तकनीक के प्रचार की बात कर रहा है और अन्य देशों की खोज की बात कर रहा है। कौन सा प्रबोधन? स्कॉटिश प्रबोधन। जबकि अन्य प्रबोधन सिर्फ धर्म से रिलेटेड है। तो स्कॉटिश प्रबोधन किस प्रकार से अन्य प्रबोधन से अलग है, बता देंगे आप? यहाँ से यहाँ तक यही बताया गया है। अब बात आती है, देखिए चैप्टर 2 भागों में है। पहले में प्रबोधन का अर्थ बताया गया, प्रबोधन के विचार बताए गए। अब बात आती है प्रबोधन के दौरान जो बड़े बड़े नाम आए, जो बड़े बड़े फिलोसफर हुए, इन्होंने क्या कहा उस दौरान, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताया गया है। जैसे मॉन्टेस्क्यू। जब हम मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं तो मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांसीसी राजनीतिक और ऐतिहासिक विचारक थे। इनकी एक प्रसिद्ध किताब थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसको उन्होंने उच्च प्रबोधन की शुरुआत करने वाला माना है। यानी कि प्रबोधन की शुरुआत हम मानते हैं कि मॉन्टेस्क्यू की किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज से हुई है। उन्होंने मनुष्य के विकास के बारे में इस किताब में बताया है। अनेक देशों का उन्होंने विश्लेषण किया और उसके आधार पर यह बताया कि हर देश की जलवायु अलग है, हर देश का भूगोल अलग है, और जिस देश की जलवायु जैसी होती है, जिस देश का भूगोल जैसा होता है, वो चीज़ें उस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। अगर गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है तो वो निरंकुशता को जन्म देगा। शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र, ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म, वहाँ पर लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, ऐसा मॉन्टेस्क्यू कहना था। यानी कि निरंकुशता का विरोध करेगा, अत्याचारी शासन का विरोध करेगा, और अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में इस नियम को बताएगा। उसने ये कहा कि जो गणतंत्र यानी कि जनता का शासन है, वो छोटे छोटे क्षेत्रों में जीवित रह सकता है। एक बड़े क्षेत्र में, विविधताओं वाले क्षेत्र में अगर हम डेमोक्रेसी रखेंगे, लोकतंत्र रखेंगे, तो वहाँ के लोग ना कभी विकास नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उसने जलवायु के बारे में बात करी है। कह रहा जो लोग ठंडी जलवायु में रहते हैं वो ताकतवर होते हैं, फुर्तीले होते हैं, साहसी होते हैं, जबकि जो गर्म जलवायु वाले लोग होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, इमोशनल होते हैं, अस्थिर होते हैं। इसलिए उसने ब्रिटिश प्रणाली की प्रशंसा करी। वो राजाओं की दैवीय उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता। जैसे हमारे यहाँ क्या होता था कि राजा क्या है, देवता का दूत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मॉन्टेस्क्यू ने कहा ऐसा नहीं होता है। राजा अपने कर्म, अपनी शक्ति, अपने विचारों से राजा बनता है। तो मॉन्टेस्क्यू ने निरंकुश राजाओं की बेलगाम शक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए भी अपनी आवाज़ उठाई है। तो मॉन्टेस्क्यू के प्रबोधन काल में क्या विचार थे, आपको समझ में आ गया। अब देखिए वॉल्टेयर क्या कहेगा। वॉल्टेयर भी बहुत जाने माने फिलोसफर रहे हैं, बहुत जाने माने विचारक रहे हैं, जिन्हें आज भी बड़े पैमाने पर पढ़ा जाता है। इन्होंने चर्च और पादरियों की शक्ति पर विरोध किया। ये एक समान मनुष्य का समाज चाहते थे, सोसाइटी में सभी लोग बराबर हों, ये चाहते थे। ये सार्वभौमिकता यानी कि सबके लिए सबका विकास में बात करते थे। मॉन्टेस्क्यू के निर्धारणवाद की आलोचना, उन्होंने मॉन्टेस्क्यू के निर्धारणवाद की आलोचना करी। क्योंकि मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि जलवायु के हिसाब से लोगों के नेचर अलग होते हैं, हर देश का नेचर अलग होता है। इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा जितने भी राष्ट्र हैं, चाहे भारत हो चाहे यूरोप हो, हर जगह सब जगह समान सत्य है, राजनीति जलवायु से प्रभावित नहीं होती, ऐसा वॉल्टेयर ने कहा। वॉल्टेयर ने फ्रांस में जो धर्म व्यवस्था थी उसके खिलाफ बहुत तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा चर्च पे बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन ये शक्ति तो उस पर होनी नहीं चाहिए। यानी कि वो ब्रिटेन के ही बड़े प्रशंसक थे, लेकिन कट्टरता के उतने ज़्यादा विरोधी। वो कहते थे ब्रिटेन ना संवैधानिक सरकार रखता है, वहाँ पर स्वतंत्र प्रेस है, धार्मिक रूप से टॉलरेंस है, लोग सहनशीलता अच्छी है, सहिष्णुता अच्छी है, और व्यापार का कुशलता भी है। तो वॉल्टेयर की बात क्या है, धर्म व्यवस्था पर विरोध करेंगे और ब्रिटेन की प्रशंसा करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं दिदरो की। डेनिस दिदरो की अगर हम बात की जाए तो इन्होंने ज्ञानकोश को बढ़ावा दिया है, चिर स्मरणीय ज्ञानकोश को बढ़ावा दिया है, जो कि प्रबोधन का सबसे परिचित मील का पत्थर बन गया। इन्होंने ना 60,000 लेख लिखे और 2885 चित्र बनाए। 28 खंडों में इन्होंने ये ज्ञानकोश लिखा है। दुनिया भर के सभी ज्ञान को इकट्ठा करने की इन्होंने कोशिश करी है और अलग अलग भागों में बांटने की भी कोशिश की है। फ्रांस के जितने भी विचारक रहे हैं ना, उन सब ने इस लेख में अपना योगदान दिया है। इतने बड़े आकार, इतने बड़े मूल्य के बावजूद विश्व का ज्ञानकोश काफ़ी लोकप्रिय हो गया। यूरोप के लगभग सभी देशों में इस ज्ञानकोश को पढ़ा गया, लेकिन इसके विचार इतने खतरनाक थे कि फ्रांसीसी सरकार डर गई और उसने दिदरो को जेल में डाल दिया। 1765 में दिदरो ने कई वर्षों तक काम किया और लगभग 5000 लेख लिखे। अपने लेखन के माध्यम से उसने फ्रांस और उसमें जो राय चल रही थी धर्म की, उसके खिलाफ उग्र रुख अपना लिया। दिदरो ने महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण और पुरुष वर्चस्व की भी आलोचना करी। उसने दासता की भी निंदा करी। उसने मनुष्य के बीच कानूनी समानता को बढ़ावा देने की बात करी।
ऐसे में विद्रोह बहुत लोकप्रिय हो गया। अब हम बात करते हैं बहुत ही जाने माने विचारक रूसो की। देखिए, जब हम रूसो की बात करते हैं तो रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत देते हैं। रूसो की अगर बात की जाए तो शुरुआत में रूसो का जीवन बहुत कष्टों से भरा था, लेकिन एक बार ना यूरोप में एक निबंध प्रतियोगिता होती है और रूसो उस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेता है और रूसो उस निबंध प्रतियोगिता को जीत लेता है। इसके बाद तो रूसो की ना ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाती है। रूसो ने पता क्या कहा है, मनुष्य का स्वभाव शुरू से पता कैसा था, विवेकशील, दयालु, मनुष्य भावनाओं से भरा हुआ था। ऐसे में जब सभ्यता का विकास हुआ तो समाज में असमानता फैल गई। ऐसे में सामाजिक समानता की बात करेगा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताया गया, लेकिन पॉलिटिक्स में ना इनके बारे में 10-10, 20-20 पेज बताए गए हैं। रूसो की किताब यहाँ पे लिखा देखिए, 10 सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने आधुनिक सभ्यता भ्रष्ट, रूखी और दौलत के पागलपन है ऐसा कहा, जबकि शुरुआत का जो समाज था ना वो तालमेल भरा था, हर एक व्यक्ति दयालु प्रवृत्ति का था। लेकिन आज समाज लूट खसोट वाला बन गया है, आज मनुष्य स्वार्थी बन गया है, ऐसा हॉब्स कहते हैं। ऐसा रूसो कहते हैं, यही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देगा। आगे टर्गो की बात की जाए तो एन रॉबर्ट जॉक टर्गो, ये एक फ्रांसीसी इकोनॉमिक्स थे। फ्रांसीसी सरकार में मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया और ये प्रगति के विचार के सबसे मजबूत प्रस्तावकों में से एक थे। इन्होंने कहा कि प्रगति ना प्रकृति पर निर्भर नहीं होती, ये तो मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर होती है और इसके लिए हमें अर्थ का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ। मनुष्य पहले प्रकृति पर निर्भर था, फिर चारागाहों का विकास हुआ, फिर मनुष्य घास के मैदान, जहाँ पर चारागाह मतलब घास के मैदान होते हैं, चारागाहों के पास व्यक्ति बसना शुरू कर दिया, फिर कृषि का विकास हुआ, फिर ऐसे उद्योगों का विकास होगा और एक दिन मनुष्य अपनी बर्बर अवस्था से एक विकसित अवस्था में चला जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? टार्गो कह रहा है। टार्गो ने प्रगति के लिए मानवीय ज्ञान की बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का माध्यम होना चाहिए और इसके लिए लिखित रिकॉर्ड होने चाहिए, तभी व्यक्ति इतिहास में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और आगे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये प्रबोधन काल के कुछ विचारक थे जो आपकी किताब में दिए गए हैं, आपके कोर्स में दिए गए हैं। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आगे चैप्टर में लास्ट पैराग्राफ है, प्रबोधन काल की विरासत क्या है। तो देखिए, इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि प्रबोधन ने दुनिया को क्या दिया। तो इतना पढ़ने के बाद क्या हमें ये नहीं पता चला प्रबोधन ने दुनिया को क्या दिया? प्रबोधन ने दुनिया को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, धर्म पे संदेह यानी कि धर्म पे प्रश्न उठाने का चिन्ह दिया, लोकतंत्र दिया, इकोनॉमिक्स दी, व्यक्ति का विकास कैसा हो इसके लिए विचार दिया, व्यक्ति का कोई शोषण ना कर पाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया, प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया। किसने? प्रबोधन ने। उसने कहा मनुष्य के पास ऐसी बौद्धिक क्षमता है कि वो पूरी सृष्टि के निर्माण के बारे में समझ सकता है और सृष्टि में नई नई खोज भी कर सकता है। ये है प्रबोधन काल की विरासत। धर्मनिरपेक्षता का दृष्टिकोण, सहिष्णुता यानी कि हमारे अंदर सहनशीलता हो, हम किसी के प्रति कोई भी गलत भावना ना रखें, मानव अधिकार हो, लोकतंत्र हो, स्त्री पुरुष में समानता हो, ये सब किसने दिया है? प्रबोधन ने दिया है। लेकिन दूसरी ओर प्रबोधन ने पता है ये भी दिया है कि विकसित देशों ने ना छोटे छोटे देशों का बड़े पैमाने पर शोषण किया है। तो बस प्रबोधन की यही निगेटिविटी रही है कि उसने यूरोपीय विकास को बढ़ावा दिया है। लेकिन फिर भी अंधविश्वास, पुरोहितवाद, निरंकुशता से मुक्ति, आधुनिक विज्ञान, इस सब के लिए हम प्रबोधन को आज भी मानते हैं। तो चैप्टर यहीं खत्म होता है और आगे इस चैप्टर का छोटा सा निष्कर्ष दिया गया। ये चैप्टर एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।